पदार्थ की संरचना। बोलो टॉपिक क्या है? पदार्थ की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ, मैंने कहा सब्सटेंस। क्लियर? ओके, डेफिनेटली केमिस्ट्री का है तो रासायनिक पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि केमिस्ट्री कहता है कि सबसे छोटा से छोटा जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है। बोलो क्या होता है? एटम। मतलब केमिस्ट्री की दुनिया में एटम से छोटा नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब सबसे पहले बात करें अपन परमाणु की, एटम। क्लियर? ओके, तो आपको पता होना चाहिए डाल्टन एक साइंटिस्ट हुआ है जिसने कहा है कि परमाणु, एटम अभाज्य कण होता है, वह छोटा से छोटा जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। क्लियर? तो डाल्टन ओके के अनुसार अनुसार परमाणु, ठीक है, परमाणु अभाज्य, ठीक है, कण। ओके, मैंने कहा डिवाइडेबल। क्लियर? ओके, अनडिवाइडेबल मैंने कहा पार्टिकल। क्लियर? ओके, होता है। ठीक है, बोलो ये किसने कहा? डाल्टन। नोट मत करो, पहले इधर ध्यान दो। फिर हम क्या देखते हैं कि कोई भी एटम होता है, क्लियर, बोलो के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक होता है नाभिक, ओके, नाभिक मतलब जिसको हम केंद्रीय भाग कह सकते हैं, ओके, और एक होता है बाह्य भाग। क्लियर? बाह्य भाग। बाह्य भाग का मतलब है नाभिक के बाहर, जिसमें कक्षा ऑर्बिट आती है, जिसमें कक्षक ऑर्बिटल आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? बाह्य भाग का मतलब ये है कक्षा। बोलो आपसे मेरे को उपकोष, कक्षक, ऐसे। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ एटम के कितने भाग है? एक सेंट्रल पार्ट है जिसको नाभिक कहते हैं, और एक बाह्य भाग है जिसके अंदर कक्षा, ऑर्बिट, उपकोष। ओके, उपकोष मतलब सब सेल, ठीक है, सब सेल, कोमा कक्षक, कक्षक मतलब ऑर्बिटल। क्लियर? और अब से मैं कह रहा हूं आते हैं। क्लियर? ओके, और इन्हीं ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो दो की बात तो हम यही कर लेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की बात किस में होगी? इसमें। तो यही हमें पढ़ना है। पहले हमें नाभिक पढ़ना है और फिर हमें बाह्य भाग पढ़ना है। बाह्य भाग पढ़ेंगे तो हम कक्षा, कक्षा कैसे पता लगाते हैं, कक्षा से क्या क्या सीखते हैं, बोर्ड ने कैसे बताई, KLMN, और उपको सब सेल, SPDF, उनकी स्ट्रक्चर, उनसे बनने वाले क्वेश्चन। क्लियर? ऐसे ही कक्षक समझ गए? बोलो SPDF के अंदर S में एक ही होता है, P में 3 होते हैं, D में 5, सारी छोटी छोटी बातें अपने को करनी है। क्लियर? जैसे जैसे पढ़ेंगे पता चलेगा। तो पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैंने कहा नाभिक की। ओके, नाभिक। तो नाभिक के लिए आपको न्यूक्लियस, ठीक है, क्या पता होना चाहिए कि एटम में न्यूक्लियस की डिस्कवरी रेदरफोर्ड ने की है। किसने की है? रेदरफोर्ड ने। क्या बता रहा हूं? बोलो, मैंने कहा एटम में, क्लियर, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, केंद्रक मतलब नाभिक। क्लियर? ओके, की खोज किसने की है? रेदरफोर्ड। बोलो रेदरफोर्ड। क्लियर? ओके, ने एल्फा परकिनन प्रयोग किससे की है? एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर? बोलो प्रयोग, बोलो मैंने कहा एल्फा स्कैटरिंग, बोलो यहां पर एक्सपेरिमेंट। क्लियर? बोलो द्वारा द्वारा की है। तो इसका मतलब हुआ हमें ये एक्सपेरिमेंट जानना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि रेदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे की है। क्लियर? ओके, क्योंकि पहले तो लोग जानते थे एटम पूरा एक जैसा ही, किसी को नहीं पता था प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन तो उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था। क्लियर? तो उस समय किसने डिस्कवरी की है? रेदरफोर्ड ने। क्लियर? ओके, अभी हमें नहीं पता है कि बोलो इसके अंदर क्या क्या है। बोलो बात, इसलिए मैं पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनकी बातें ही नहीं कर रहा हूँ। बात समझ में आया? बोलो ओके। तो मैंने यहाँ पर लिखा एल्फा परकिनन प्रयोग, बचपन से पढ़ा हमने एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर? ओके, एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या रेदरफोर्ड ने कहा? रेदरफोर्ड ने क्या
कि भाई ये मैं एक बॉक्स लेता हूँ जिसके अंदर रेडियम लेता हूँ। रेडियम रेडियो एक्टिव है। रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव। क्लियर? ओके, रेडियो सक्रिय तत्व होता है, एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर? ओके, मैंने कहा रेडियो, बोलो सक्रिय तत्व। ठीक है? ओके, और इससे क्या निकलता है? अल्फा पार्टिकल। क्लियर? क्या निकलता है? अल्फा पार्टिकल। भाई सीधी सी बात है, जो रेडियो एक्टिव होंगे उनके इससे ही निकलेंगे। क्लियर? अच्छा, फिर बोलो यहाँ पर इन्होंने एक बोलो स्लिट लगाई ताकि अल्फा पार्टिकल इधर उधर कहीं घूमने नहीं चला जाए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना था ना। फिर एक गोल्ड फॉइल ली। क्या ली? बोलो गोल्ड, बोलो फॉइल, सोने की पन्नी जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर। क्लियर? इसकी थिकनेस थी, मतलब बहुत पतली हो गई। बोलो क्लियर? ओके, उसके बाद यहाँ पर लगाया स्क्रीन, और स्क्रीन पर लगाया जिंक सल्फाइड की पॉलिश करी। किसकी पॉलिश करी? बोलो जिंक सल्फाइड की। ठीक है? ओके, तो ये तो क्या हो गया? स्क्रीन हो गई। स्क्रीन मतलब पर्दा। ओके, और इस पर किसकी पॉलिश है? जिंक सल्फाइड की, बोलो पॉलिश करी इन्होंने। क्लियर? ओके, फिर इन्होंने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्टेड हो गए निकल गए, मैक्सिमम। क्लियर? ओके, मैक्सिमम ऐसे निकले। थोड़े कम, बोलो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। क्लियर? और कम, कुछ 90 पर डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत कम 180 पर डिफ्लेक्ट हुए। देखो मैंने ज्यादा कम और कम ऐसा शो किया है। क्लियर? ये तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाले। क्लियर? बोलो क्या रिजल्ट निकाले? पहला रिजल्ट इन्होंने कहा कि कोई भी एटम होता है, क्लियर, उस पे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अगर सपोज दैट बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल रहे, इसका मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? खाली होता है। क्लियर? और सेंटर के अंदर बोलो पॉजिटिव चार्ज वाला कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। क्लियर? जिसमें प्रोटॉन होता है। बात समझ ना? तो इन्होंने कहा मैक्सिमम पार्ट खाली होता है, इसीलिए क्या हो जाता है? डिफ्लेक्टेड। क्लियर? मतलब बिना डिफ्लेक्टेड होके निकल जाते हैं। ओके, अब उस समय क्या डिस्कवर्ड दो ही थे, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने देखा कि जो सेंटर पार्ट जिसको मैं न्यूक्लियस कह रहा हूँ उस पे कौन होगा? तो इन्होंने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो खुद कैसा है? पॉजिटिव चार्ज वाला है। क्लियर? ओके, तो बोलो जब अल्फा पार्टिकल थोड़े न्यूक्लियस के पास से गुजरते हैं तो वो डिफ्लेक्टेड होते हैं, यानी रिपल होते हैं। तो रिपल तभी हो पाएंगे जब यहाँ न्यूक्लियस के अंदर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज वाला हो। क्या हो? पॉजिटिव चार्ज वाला। क्लियर? तो फिर इन्होंने कहा कि प्रोटॉन इसके अंदर होता है। न्यूट्रॉन ना उस समय डिस्कवर्ड हुआ था, ना न्यूट्रॉन के बारे में कभी दिमाग में आया, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, इसलिए इस अल्फा पार्टिकल के डिफ्लेक्शन में उसका कोई रोल नहीं होगा। बाद में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोजा। क्लियर? अच्छा, फिर इसने देखा कि जितना पास से आता उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, और जब 180 पे आता है तो वापस ऐसे जाएगा। क्लियर? तो इससे क्या पता चला? पहले रिजल्ट कि एटम का मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम बोलो पार्ट यानी भाग, एम्पिटी यानी खाली, खाली मतलब रिक्त, ओके, होता है। तथा बोलो केंद्र में ठीक है, प्रोटॉन युक्त, बोलो प्रोटॉन कंटेनिंग भाग, ठीक है, होता है जिसे 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 नाभिक, बोलो क्या कहते हैं? नाभिक यानी न्यूक्लियस, बोलो कहते हैं। ठीक है? तो इस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने वर्ड यूज किया न्यूक्लियस, नाभिक। इसलिए एटम में न्यूक्लियस की खोज किसने की है? रेदरफोर्ड ने। लेकिन एक कोशिका सेल के अंदर पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन। यही पर नोट करके बता रहा हूं, मैंने कहा बायोलॉजी की बात है, सेल यानी कोशिका। क्लियर? ओके, में न्यूक्लियस, ओके, की डिस्कवरी, बोलो की डिस्कवरी, ओके, रॉबर्ट ब्राउन। ओके, रॉबर्ट ब्राउन। मैंने कहा किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन। ओके, रॉबर्ट ब्राउन, ओके, ने की है। ठीक है? तो ये तो बिल्कुल मीनिंग ही बदल गया है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी एटम में किसने की है? रेदरफोर्ड ने। और सेल में किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर? वापस आ जाते हैं। पहला रिजल्ट ये बताया। दूसरा रिजल्ट इन्होंने कहा लगभग, ठीक है, लगभग
2000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण, बोलो एक अल्फा कण, बोलो 90 डिग्री क्लियर पर विक्षेपित, विक्षेपित मतलब डिफ्लेक्टेड बोलो होता है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि लगभग लगभग 20,000 क्लियर अल्फा कणों में से, ओके, में से एक अल्फा कण, एक अल्फा पार्टिकल क्लियर 180 डिग्री पर क्या होता है, डिफ्लेक्टेड, विक्षेपित होता है, ठीक है। बात समझ में आई बोलो आपको। और फिर इन्होंने कहा कि डेफिनेटली विक्षेपित होने वाले ठीक है अल्फा कणों की संख्या जो है वो डेफिनेटली क्या होता है, विक्षेपण बोलो कोण डिफ्लेक्शन एंगल के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे एन कम होते हैं। बात समझ रहे हो ना। ओके, तो वो हमें खुद को पता चल रहा है। अच्छा, इस रिजल्ट से क्या देखा इन्होंने कि जब मैं बोलो 10,000 अल्फा कण डालता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि 90 पर तो फिर भी मुझे मिल जाते हैं 5, 180 पर एक भी नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सी बार करके देखा होगा ना, तभी तो रिजल्ट बनाया। बोलो क्लियर। ओके, तो एक बार आप 4 रिजल्ट फिर आगे बताऊंगा, और पहले इतना नोट करो। ओके,
ओके। वन वर्ड बोलो, ठीक है। हो गया। ओके, बात समझ में आए। फिर लोगों ने पूछा कि भाई जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये अभी तक एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन डिस्कवर्ड हो चुके हैं, प्रोटॉन की पोजीशन बता दी है, इलेक्ट्रॉन का क्या है। तो इन्होंने, रेदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने से पहले कंपेयर किया प्लेनेट का। किससे किया? प्लेनेट का। कि जिस तरह से सूर्य के चारों ओर ग्रह प्लेनेट चक्कर लगाते हैं,
वैसे ही किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बात समझ में आए बोलो? तो यहाँ पर रेदरफोर्ड, क्लियर, बोलो कि, बोलो मॉडल, ओके, या सिद्धांत को ग्रेही मॉडल, ओके, मैंने कहा प्लेनेट, बोलो मॉडल, क्लियर, भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि बोलो इनके अनुसार जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह, ओके, चक्कर लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार, क्लियर, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन एटम में नाभिक के चारों ओर, क्लियर, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। नोट करोगे? बात समझ में आई बोलो? क्लियर? अब रेदरफोर्ड को बहुत अच्छी बात बताई। रेदरफोर्ड को लोगों ने बुला के पूछा, आप कह रहे हो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, आप कह रहे हो प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो फिर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उसको तो अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए, क्लियर? बात समझ में? रेदरफोर्ड इसको नहीं समझा पाया, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि रेदरफोर्ड की सबसे बड़ी कमी क्या है। तो रेदरफोर्ड की सबसे बड़ी कमी है कि वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि कोई एटम स्टेबल कैसे है। बात समझ ना? ओके, तो एटम की स्टेबिलिटी को, स्थायित्व को नहीं समझा पाया, रेदरफोर्ड की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर, मैंने कहा यहाँ पर नंबर 6, रेदरफोर्ड के रिजल्ट तो देख लिए अपन ने। अब क्या दिख रहे हैं? रेदरफोर्ड, ओके, की कमी, ओके, लिमिटेशंस, मैंने कहा लिमिटेशंस, ओके, ऑफ रेदर, ओके, फोर्ड। कमी क्या है? तो रेदरफोर्ड, बोलो ये न्यूक्लियस है, ये बोलो एटम है, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चक्कर लगा रहा है तो उसको ऐसे समा जाना चाहिए, ऐसा लोगों ने पूछा, क्लियर? लेकिन रेदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बात समझ ना? तो रेदरफोर्ड, बोलो एटम, बोलो के स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी, क्लियर, को नहीं समझा पाया। ये रेदरफोर्ड की सबसे बड़ी कमी है, क्लियर? ये एग्जाम में पूछा गया है, रेदरफोर्ड का सबसे बड़ी कमी क्या है, तो वो किसको स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा बोलो? आप कहोगे बोलो किसकी? एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है।
ओके, बात समझ में आए बोलो। बट न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? रेदरफोर्ड ने। किसने की है? रेदरफोर्ड ने। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करें, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा यहाँ पर स्पेशल नोट। क्लियर? स्पेशल नोट में पहली बात करें, नाभिक में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दो मूल कण। क्लियर? फंडामेंटल, ओके, फंडामेंटल पार्टिकल। क्लियर? ओके, स्थित होते हैं। पहले ध्यान दो, स्थित बोलो होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है? दो फंडामेंटल पार्टिकल, एक तरफ मैंने कहा प्रोटॉन और एक तरफ न्यूट्रॉन। क्लियर? पहली बात करूं खोज करता, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है बोलो? मैंने कहा गोल्ड स्टीन ने। क्लियर? ओके, न्यूट्रॉन की किसने की है? जेम्स चैडविक ने। क्लियर? ओके, बात करूं आवेश की, चार्ज की, ठीक है। ये चार्ज डिस्कवर्ड बाय, ओके, चार्ज की बात करें तो सब जानते हैं +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इधर क्या है? 0। क्लियर? बात करूं मैं बोलो किसकी? मैंने कहा द्रव्यमान। मास की बात करूं, क्लियर, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की 1.6, बोलो आप 72 इंटू 10 के पावर -27 किलोग्राम। इसका होता है 1.675, बोलो इंटू 10 के पावर -27 किलोग्राम। थोड़ा सा प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से क्या होता है? ज्यादा होता है। नोट करोगे? ओके, किया नोट बोलो, ठीक है। स्पेशल नोट नंबर 2 हटा दो। एग्जाम में पूछा जाता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? न्यूक्लियॉन। ओके, नाम सुना बोलो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इंक्लूडिंग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इंक्लूडिंग नॉन एज न्यूक्लियॉन क्या कहते हैं बोलो? न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इंक्लूडिंग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। वन नोट बोलो, ठीक है।
अच्छा, अब हम आ जाते बाह्य भाग में। हो गया ये नोट? बोलो, बात समझ ना। अब दूसरा क्या है बोलो? परमाणु का बाह्य भाग। क्लियर? मैंने कहा एटम में न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, बाहर कक्षा, बोलो, मैंने कहा उपकोष एंड कक्षक। क्लियर? ऑर्बिट, ठीक है, सब सेल एंड ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम आया? कक्षा का। इधर देखो, सबसे पहली बात करूंगी कक्षा की, ठीक है। अब कक्षा का ही दूसरा नाम होता है कोष, का ही दूसरा नाम होता है ऊर्जा स्तर। क्लियर? यानी इंग्लिश में बोलूं तो इसी को बोलते हैं ऑर्बिट, और ऑर्बिट को ही बोला जाता है सेल, ओके, और उसी को बोला जाता है एनर्जी लेवल। क्लियर? सबका मतलब एक ही होता है। बात समझ में आए? बोलो, ऑर्बिट बोलूं, सेल बोलूं, एनर्जी लेवल बोलूं, सबका मतलब क्या है? एक ही है। क्लियर? ओके। कौन है? कॉस, बात समझ में आई? बोलो, क्लियर? तो मैंने कहा आपको कि इसके बारे में सर्वप्रथम, क्लियर, सर्वप्रथम बोर्ड ने बताया। किसने बताया? बोर्ड ने। बोर्ड ने, इधर देखो, बोर्ड ने कहा, इधर देखो, पहली बार बोर्ड ने ही कहा कि ये जो KLMN है, N बराबर 1 2 3 4 है, यही क्या है? कक्षा है, यही कॉस है, और यही ऊर्जा स्तर है। बोलो, बात समझ में आए? बोलो, क्लियर? तो यहाँ यहाँ बोलो n बराबर 1 2 3 4, क्लियर, सोन, या KLMN। क्लियर? बोलो, क्या है? कक्षा। ठीक है, बोलो कक्षा या ऑर्बिट है। ठीक है, बात समझ में आए? बोलो। फिर इस n के द्वारा हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, वो सारी बातें बताई। क्लियर? तो अभी ये नोट करना,